अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हुमायूद्दीन आज़ाद और आप देख रहे हैं NIN। आज नई दिल्ली में रेख्ता की जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया है और रेख्ता के माने ही अगर समझ लिया जाए तो वो उर्दू होती है, क्योंकि उर्दू ज़बान में और रेख्ता में बहुत सारी इसमें समानता पाई जाती है। जिस तरह उर्दू ज़बान में मिली जुली एक कल्चर, एक तहजीब है, उसी तरह रेख्ता के माने अगर लघवी ज़बान समझ लिया जाए तो मिली जुली के माने में होती है। हमारे साथ एक प्रोफेसर खालिद जावेद साहब हैं जो उर्दू में कई सारी किताबें तस्नीफ़ कर चुके हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि रेख्ता ये क्यों मुनक़िद की गई और उसकी वजह क्या है। रेख्ता का फंक्शन यहाँ 2011 से हो रहा है। इसका जो पहला फंक्शन है ये 2011 से हो रहा है। ये उर्दू को सेलिब्रेट करने के लिए ब्रेन चाइल्ड एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे यहाँ, संजीव सर्राफ, जिनके वालिद ख़ुद बहुत अच्छे शायर थे उर्दू के। तो उस मोहब्बत में उन्होंने और उर्दू की मोहब्बत में इस पूरे ख़ानदान ने और इस इंडस्ट्रियल ग्रुप ने ये सोचा कि बहुत से लिटरेरी फेस्टिवल तो होते ही हैं, लेकिन ये लिटरेरी फेस्टिवल कुछ इस तरह का हो कि एक्सक्लूसिवली उर्दू के लिए हो। तो इस फेस्टिवल की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है, दूसरे जो लिटरेरी फेस्टिवल हैं वो तो अलग ज़बानों के हो सकते हैं, लेकिन ये प्योर उर्दू का है और उसमें उर्दू की जो सकाफ़ती पहलू हैं या उर्दू माशरे में जो उर्दू कल्चर है उससे जुड़ी हुई कितनी चीज़ें हैं, यानी उसमें शायरी है और उसमें बैतबाजी है, उसमें आप कहते हैं कि आप गज़ल गायकी है, शायरी की पाठशाला है। तो वो सारे लोगों को मौका देके जो यूथ है हमारा, जो नौजवान है, उसको उर्दू की तरफ लाने की जो एक बहुत बड़ी कोशिश हुई है, वो आप देख रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर ये जो है वो यहाँ पे लोग चले आ रहे हैं। और जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उर्दू कोई एक किसी ख़ास खित्ते की, किसी ख़ास एक कौम की ज़बान नहीं है। ये इसको आप महदूद नहीं कह सकते, बल्कि ये ज़बान जो है ये हिंदुस्तान की ज़बान है। तो हिंदुस्तान की ज़बान का मतलब ये कि उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की पहली बोली है, जिसको कि सब समझते हैं, सब जानते हैं और जिसकी खुशी में सारे लोग शरीक हो। लोग जैसे उर्दू किसी खास तबके के साथ जोड़ देते हैं, और आपको क्या लगता है कि सरकारें इसके नाम पर वोट लेती हैं, लेकिन उस उर्दू के मामले में कुछ चीज़ें करती नजर आ रही हैं उर्दू की तरक्की के लिए, तरवीज़ के लिए? खाली उर्दू की तरक्की तो ऐसी होगी ना, ये उर्दू की तरक्की हो रही है। जो हमें करना है, पैरेलल करना है ना। अवाम अपना काम करता है और सरकार अपना काम करती है। तो सरकार जो भी कर रही होती है वो एक तरफ है, लेकिन हम जो करते हैं हम तो अपने घर से शुरुआत करेंगे ना। तो उर्दू की तरक्की पहले हमारे घर से शुरू होगी। अब ये भी एक तरह का घर ही है। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये नहीं, जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हीं का रोल तो बड़ा होता है ना। तो सरकार अपना काम कर रही है, अब वो जिस लेवल पे कर रही है, हर मामले में सरकार का जैसा काम होता है वो आप जानते हैं। ये तो लैंग्वेज, ये तो पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज है और लैंग्वेज ऑफ द पॉलिटिक्स है। दोनों चीज़ें हैं उर्दू के साथ। इसको पॉलिटिक्स की लैंग्वेज भी बनाया गया और एक पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज और एक लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स है। यानी लैंग्वेजेस जो हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं सियासी मतलब मुख्तलिफ किस्म की सियासतों को चमकाने का एक ज़रिया भी बनी है। तो लेकिन ये इसका ताल्लुक उससे बिल्कुल नहीं है। ये ताल्लुक बिल्कुल अवाम से, अवाम की सतह पे है, वॉलंटरी है। अवाम को क्या करना चाहिए? खुसूसन जो कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके कॉलेज में कई स्टूडेंट आपके भी यहाँ किताबें भी लिख चुके हैं, तो उस बच्चों जो उर्दू लैंग्वेज से पढ़ते हैं, तो उनको क्या इसमें पेशकदमी करनी चाहिए जिसके बनिस्बत वो उर्दू की तरक्की तरवीज़ में हाथ बटा सकें? तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? उर्दू, अगर वो उर्दू पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये कि वो उर्दू पढ़ रहे हैं। अगर वो वहाँ नहीं पढ़ रहे हैं उर्दू, वो अपना कोई भी कोर्स करें, लेकिन घर पे उर्दू पढ़ें। घर पे दीनी तालीम नहीं हासिल करता है आदमी, उसको कौन सा कोई दीनी तालीम हासिल करने के लिए कोई ज़रूरी है? कोई इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो दीनी तालीम हासिल करता है, बेसिक दीनी तालीम। इसी तरह से उर्दू की तालीम घर से शुरू हो जाना चाहिए। फिर आप डॉक्टर बनाइए, वकील बनाइए, इंजीनियर बनाइए। उर्दू को उर्दू तक महदूद मत रखिए, उर्दू को ज़िंदगी में शामिल कीजिए। उर्दू को सिर्फ लैंग्वेज ही ना माना जाए, बल्कि उनको ज़िंदगी में भी कार्य हो जाए। जी।